Jai Hind everyone. AFCAT 2 2024 examination has now been notified by the Indian Air Force. तो अब आप लोगों का AFCAT 2 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए और यहां पर अब आपके पास एक भी दिन नहीं है जो आप वेस्ट कर सकें। सो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करें। मेक श्योर दैट यू रिवाइज, यू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में AFCAT 2 2024 का नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और उसके साथ साथ आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सभी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। अब स्टार्ट अगर हम करते हैं तो AFCAT 2 2024 का नोटिफिकेशन 30 मई 2024 को आ चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 28 जून। ओके, तो 28 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो अराउंड 29 डेज हैव बीन गिवन टू यू टू फिल अप द फॉर्म। तो प्लीज लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से अभी फॉर्म फिलअप कर दें ताकि आपको जो प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है जो आपके घर से नियरेस्ट है वो मिल सके। इसके साथ साथ यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 9th ऑफ अगस्त, 10th ऑफ अगस्त एंड 11th ऑफ अगस्त। क्लियर? तो यूजुअली जो एग्जामिनेशन पहले लास्ट वीक ऑफ अगस्त में या थर्ड वीक ऑफ अगस्त के अराउंड कंडक्ट कराया जाता था, दिस टाइम इट विल बी कंडक्टेड इन दी सेकेंड वीक इटसेल्फ। क्लियर? तो सेकेंड वीक में कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आज आप देखते हैं कि आपका मई हैज एंडेड। ओके, सो जून एंड जुलाई। ओके, सो आप लोगों के पास अब यहां पर 2 महीने का समय है कंप्लीट AFCAT 2 2024 की प्रिपरेशन करने का और एग्जाम को क्लियर करने का। एंड टेक मी वन थिंग, ये 2 महीने का जो समय है ये सफिशियंट है आप लोगों का एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्लियर? क्योंकि आप लोग सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके में, इंग्लिश में आउट ऑफ द वे जाके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहां पर कैंडिडेट सीडीएस में, आईएमए, आईएनए या एएफए की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अलग से मैथ्स भी नहीं पढ़ना है, उन्हें सिर्फ रीजनिंग की तैयारी करनी है। क्लियर? तो ओटीए वाले कैंडिडेट्स को अलग से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका जीके, इंग्लिश जो है वो बढ़िया तैयार हो रहा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक, अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है उसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई। ठीक है, 30 मई को नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 28 जून इज लास्ट डे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम इज 9, 10th एंड 11th ऑफ अगस्त। ओके, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहां पर वैकेंसीज की अगर बात की जाए, ठीक है, वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो क्या क्या वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज यहां पर नोटिफाई की गई हैं। सो फ्लाइंग ब्रांच, टोटल 18 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 11 फॉर वुमेन। ओके, तो अब एफकेट एग्जाम जो है वो भी सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको ऑफर करता है और शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन का जो ट्रांजिशन है उसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ योर सर्विस। क्लियर? तो चिंता मत कीजिए, एसएससी से पीसी भी कन्वर्ट हो सकता है बट वंस यू गेट इनटू द सर्विस। क्लियर? सो फ्लाइंग ब्रांच में 18 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 11 फॉर वुमेन। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में जो एईएल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इनसे जो जुड़ी हुई ब्रांचेस है। ओके, 88 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 23 फॉर वुमेन। ओके, एईएम ब्रांच जो है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल कोर्स जो है, वहां पर 36 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 9 फॉर वुमेन। क्लियर? इसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांचेस में, वेपन सिस्टम्स ब्रांच में 14 फॉर मेन एंड 3 फॉर वुमेन, एडमिन ब्रांच में 43 फॉर मेन एंड 11 फॉर वुमेन, लॉजिस्टिक्स में 13 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन, अकाउंट्स ब्रांच में 10 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन, एजुकेशन ब्रांच 7 फॉर मेन, 2 फॉर वुमेन, मेट ब्रांच 8 फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। ध्यान दीजिए कि एजुकेशन और मेट ब्रांच जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक, इसके साथ साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है वो भी यहां पर रखा गया है। सो 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएस फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्लियर? इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि
टाइप ऑफ कमीशन जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली शॉर्ट सर्विस कमीशन ही ऑफर किया जाएगा फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। क्लियर। एंगेजमेंट फॉर फ्लाइंग ब्रांच इज 14 ईयर्स। यहां पर बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें टोटल जो आपकी सर्विस ड्यूरेशन रहेगी दैट विल बी ओनली 14 ईयर्स। इसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक ब्रांच जो है, इसमें इनिशियली आपको 10 ईयर्स के लिए कमीशन दिया जाएगा, देन एन एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर्स में बी ग्रांटेड। ओके, इसके साथ साथ यहां पर ध्यान दीजिए कि grant of permanent commission would be considered subject to service requirements, availability of vacancies, willingness, suitability, merit and as per prevailing policies। clear। तो पीसी भी आपको दिया जा सकता है बट इन दी लेटर पार्ट ऑफ सर्विस डिपेंडिंग अपॉन हाउ हैव यू परफॉर्म्ड। ओके, व्हाट आर दी वैकेंसीज इन योर ब्रांचेस। ओके, इसके अलावा सूटेबिलिटी, विलिंगनेस और सर्विस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि परमानेंट कमीशन जो दिया जाएगा उसके लिए मेन एज वेल एज वुमेन दे हैव गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसके अलावा अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें, सो नेशनैलिटी, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब एज देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जुलाई 2025। ध्यान दीजिए एफकेट 2 2024 जो कोर्स आपका जो एग्जाम है उसकी ज्वाइनिंग आएगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 में। तो वहां पर आपकी एज फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 के बीच में होनी चाहिए, दैट इज 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005। तो यहां पर मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं, 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005। ठीक। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक एज वेल एज नॉन टेक्स 20 to 26 years as on 1 जुलाई 2025, that is 2 जुलाई 99 टू 1 जुलाई 2005। 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 के बीच में। ध्यान दीजिए कि एफकेट एग्जाम में किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। ठीक। इसके अलावा अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें, सो एवरी कैंडिडेट हैज टू बी अनमैरिड। ओके, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी कंसिडर की जाएगी, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो है वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। कोई बाद में आप लोगों के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं, in case your metric or higher secondary exam certificate does not show your date of birth or only has the age by completed years or completed years and months, in such case a candidate must possess a self attested or certified copy of a certificate from headmaster or principal। तो आपके अगर क्लास 10th के सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन्ड है, ऐसे केस में आप लोगों को एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म लेकर जाना है जो आपके कॉलेज, आपके स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा इशू किया गया होगा। ठीक। चलिए, इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिक और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक। The candidate should exercise due care while entering their date of birth. If on verification at any subsequent stage variation is found in their date of birth from the one entered in metric or equivalent examination, it will render them disqualified। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, क्रॉस चेक करते रहिएगा कहीं कुछ गलती ना हो, क्योंकि आपको लेटर स्टेजेस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर कोई भी मिसमैच पाया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अ कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। क्लियर। तो जो लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए जहां पर 50% आपके पास मार्क्स हो। उसके साथ साथ आपने कोई भी ग्रेजुएशन अगर करी है, ओके, एनी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ओके, कोई भी आपने बी कुछ भी किया है अलाउड है। ओके, तो ध्यान रखो क्लास 12th में फिजिक्स मैथ्स होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए भी किया है विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यू कैन गो फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई इंजीनियरिंग करी है 4 साल का कोर्स, उसमें भी 60% जरूरी है। ठीक है।
और अगर आपने सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एएमआई पास किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। मतलब अगर आपने क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा के बाद एएमआई एग्जाम पास किया है विद 60%, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग कर ली, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, एएमआई एग्जामिनेशन पास करना आवश्यक है। ठीक, इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए बात करते हैं। टेक्निकल ब्रांचेस में दो ब्रांचेस आपके पास आती हैं, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकल ब्रांचेस में आप देख सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, जो जिसे एईएल ब्रांच कहते हैं, इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 12th में 50%, ओके, इन फिजिक्स एंड मैथ्स ईच, दोनों में 50% चाहिए, प्लस ओके 60% इन इंजीनियरिंग। क्लियर, इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होने बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स नहीं है, ठीक, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, इसके साथ साथ कौन कौन सी ब्रांच अलाउड है वो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लिस्ट दी गई है, जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, साइबर सिक्योरिटी, इंफोटेक, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इन सभी ब्रांचेस से रिलेटेड है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल कोर्स। ठीक, वहां पर भी सेम ब्रांच के लिए रखी गई है कि आप देखेंगे कि क्लास 12th में 50% इन फिजिक्स मैथ्स। ओके, इसके साथ साथ आप लोगों के इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग में एईएम ब्रांच के लिए आप लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड ब्रांचेस हैं थोड़ी सी लिमिट कर दी गई हैं अब की बार। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांचेस यहां पर अलाउड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है ग्राउंड ड्यूटी वेपन सिस्टम्स ब्रांच। तो वेपन सिस्टम्स ब्रांच की भी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सेम एज फ्लाइंग ब्रांच। ओके, तो वेपन सिस्टम्स ब्रांच के लिए आप लोगों के क्लास 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स मैथ्स में। ठीक है, उसके बाद एनी ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इंजीनियरिंग विद 60 मार्क्स और 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ओके, ध्यान दीजिए एफकेट एग्जाम में अगर आपके 59.9 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, कंप्लीट 60 होना आवश्यक है। ओके, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। सो यहां पर एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच जो है, ये सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे क्लास 12 में हमारे पास तो साइंस नहीं थी, तो क्या हम एफकेट दे ही नहीं सकते? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच को आप फर्स्ट प्रायोरिटी कर रहे हैं, ठीक है, देन यू जस्ट रिक्वायर मिनिमम 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। क्लियर, 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है, रेस्ट नथिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में मात्र 60% मार्क्स हैं, क्लास 12th के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, आप भी ग्राउंड ड्यूटी एडमिन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और बट उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस हैं, जैसे बीकॉम, बीबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ओके, और बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसके अलावा क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ओके। नेक्स्ट, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ब्रांच के लिए आप लोगों के पास कॉमर्स और फाइनेंस का बैकग्राउंड होना आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट, एजुकेशन ब्रांच के लिए पास्ड 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। क्लियर, तो आप लोगों ने अगर क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स। ध्यान दीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद एनी, ठीक है, कोई भी आपने एमएससी, एमटेक, ओके, कुछ भी किया है, ठीक है, एमए भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है, ठीक है, वो भी यहां पर चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए कि वहां पर आप लोगों के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने आवश्यक है। क्लियर, सो मिनिमम 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा 12th और पीजी आप लोगों के 50% से भी चल जाएगा। नेक्स्ट, मेट ब्रांच जो है, दैट इज अगेन पास्ड 10+2 एंड बीएससी
with physics and maths with minimum 60% marks. क्लियर? इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करी है, वहां पर भी 60% मार्क्स है, बट कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस वहां आवश्यक हैं, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, in computer engineering and application, computer science and engineering, electrical and computer engineering, electrical and electronics, electronics engineering, electronics science, electronics communication, electronics and computer science, electronics और telecom, electronics और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सभी अलाउड हैं आप लोगों के मेट ब्रांच के लिए. ठीक, इसके अलावा ओके बहुत क्लियरली आप लोगों को एक चीज मेंशन की गई है यहां पे, दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न एग्जाम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज. क्लियर? तो यहां पर इन सभी कोर्सेज के लिए आप तभी, ध्यान दीजिए, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप लोगों ने क्लास 12th 10+2 पैटर्न में की हो. ठीक, ओके. नेक्स्ट, वन सीट इज रिजर्व फॉर लॉ ग्रेजुएट इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस. ओके, तो एक और चीज ध्यान दीजिए कि इंडियन एयरफोर्स में अलग से लॉ ब्रांच नहीं है, लॉ कार्डर नहीं है, जैसे आर्मी में जैक ब्रांच आपको अलग से मिल जाती है. ऐसे केस में इंडियन एयरफोर्स ने ये करा हुआ है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपको ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में ही अप्लाई करना है. ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में से ही एक सीट जो है वो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रख दी गई है एज अ लॉ ब्रांच ऑफिसर. ओके, नेक्स्ट. Okay. In case the candidates are awarded CGPA instead of marks, the conversion of grade or CGPA to percentage would be based on procedure certified by university. ठीक है, तो आप लोगों की जो मार्कशीट है यूजुअली उसके पीछे CGPA to percentage का कन्वर्जन लिखा होता है. अगर नहीं लिखा हुआ है, CGPA will be converted into 10-point scale and multiplied by 10 to get the इक्विवेलेंट परसेंटेज. तो अगर आपकी 8 CGPA है, ठीक है, आपका कन्वर्जन स्केल मार्कशीट में नहीं दिया गया है, तो 8 CGPA विल बी टेकन एज 80%. ओके. Next, candidates who are studying in final year or semester degree course and are yet to pass the final year examination can also apply, provided candidates should not have any present backlog and should have secured minimum of 60% marks up to the last semester. ठीक है, तो आप अगर अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के अभी तक आप लोगों के जितने भी सेमेस्टर्स हैं, जितने आपके पास ईयर्स का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, वहां पर मिनिमम 60% स्कोर होना आवश्यक है. ठीक, ओके. Candidates who have failed the CPSS system, computerized pilot selection system, जिसे पहले PABT भी कहा जाता था, अगर आप फेल हो चुके हैं किसी अर्लियर अटेम्प्ट में या एज अ फ्लाइट कैडेट आपको सस्पेंड कर दिया गया है फ्लाइट ट्रेनिंग से, देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर फ्लाइंग ब्रांच. Okay, if any candidate is found eligible for AEL, AEM but have not selected his or her choice for AEL, AEM branch, the candidate may be considered for aeronautical engineering branch at a later stage. तो ये एक अच्छा प्रोविजन है. तो कुछ कैंडिडेट अगर किसी भी प्रकार से आप एलिजिबल हैं, ठीक है, बट आपने प्रेफरेंस डाली थी फ्लाइंग के लिए, अनफॉर्चुनेटली आप मेडिकली अनफिट हो गए, यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर दी टेक्निकल ब्रांचेस ऑल्सो. ओके. Next, candidates who were admitted to earlier course at any Defense Officers Academy but were removed on grounds of indiscipline are ineligible to apply. Okay? तो ये सभी प्रावधान यहां पर रखे गए हैं. फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है उनके लिए मैं अलग से वीडियोस लेकर आऊंगा. इसके अलावा आप लोगों को अप्लाई करना है fcat.cdec.in पर जाकर, ठीक है, तो वहां पर जाकर अप्लाई कीजिए और किसी भी प्रकार से ध्यान दीजिए कि आप कोई गलती ना हो. ठीक है, कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें टैकल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्लियर? तो अभी तक मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं. प्लीज डू फिल दी फॉर्म एट दी अर्लीएस्ट. ओके, तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है. ओके, तो यहां पर आप लोगों के पास आप ये देख सकते हैं कि टोटल यहां पर आप ये देख सकते हैं कि टोटल आप लोगों के पास जो टाइम है दैट इज 2 months. ठीक है, 2 महीने का समय है आप लोगों के पास. 2 महीने के ही इस समय में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, तैयारी खत्म करनी है और अच्छे से यहां पर एग्जाम को क्लियर करना है. ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए कि आप लोगों का ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन इश्यू होंगी आपके जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 में. ठीक है, सो प्रोवाइडेड यू हैव क्रैक्ड द रिटन एग्जामिनेशन, okay, provided you have cracked the SSB interview and you are medically fit,
ओके, तो आप लोगों की ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों को बाय द लास्ट वीक ऑफ मई और अर्ली जून आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, एंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यू विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एट डूंडीगल, तेलंगाना। क्लियर? तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो थी आप लोगों के एफकेट 2 2024 फॉर्म की, वो मैंने डिस्कस की है। ध्यान दीजिए, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 28 जून लास्ट डेट है, और 9th 10th और 11th ऑफ अगस्त जो है दीज आर दी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है एलिजिबिलिटी रिलेटेड और एनीथिंग प्रिपरेशन रिलेटेड, ओके, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, ओके, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी प्रिपरेशन के लिए, प्लीज डू नॉट मिस ऑन देम। ओके, तैयारी करते रहिए। ओके, एंड फॉर एनी डाउट, ओके, डू कमेंट बिलो। क्लियर? इसके साथ साथ इस वीडियो को डिटेल्ड यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ दिस चैनल। क्लियर? सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।